हाँ तो देखो भाई, फ्लूइड मैकेनिक्स अपन ने चालू की थी। फ्लूइड मैकेनिक्स में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आयलर्स इक्वेशन। आयलर्स इक्वेशन बहुत ही इंटेलिजेंटली डिज़ाइन किया हुआ एक इक्वेशन है भाई, ध्यान से देखना, अच्छा है बहुत ही। किस लिए बनाया गया है वो चीज़ देखो। सबसे पहले कि अगर हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात की जैसे, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, बहुत सारे पार्टिकल्स है वो मोशन कर रहे हैं, एंड अपन ने ये कहा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, उससे आगे जाएंगे तो हो सकती है, उससे पीछे जाएंगे तो हो सकती है। तो कितने सारे पार्टिकल फ्लूइड में जो है वो मूव कर सकते हैं, इनफाइनाइट बहुत सारे हो सकते हैं मतलब। और वहाँ पे अगर हमें कोई कहे कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन में इंटरेस्ट है भाई, उन पार्टिकल के इक्वेशन ऑफ मोशन में इंटरेस्ट है, तो ये बहुत ही एक लेंदी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉब हो जाएगा कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे पता करोगे। सारे के सारे पार्टिकल्स है, सारे डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज जा रहे हैं, यहाँ पे उसका अलग वेलोसिटी, आगे जाके अलग हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो भी नहीं पता हमें। तो इतने सारे पार्टिकल्स के सब के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, एफ इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन पता करो, फोर्स पता करो, एंड ऑल करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट जॉब, बहुत ही डिफिकल्ट है, नहीं होता। तो इस वजह से आइलर ने जो है इसमें थोड़ा इंटेलिजेंटली चेंजमेंट किया कि इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन करने का, इक्वेशन ऑफ मोशन को पता करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, अपन दूसरा तरीका भी यूज ले सकते हैं। तो उसने डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स पे को कंसिडर करने की बजाय उसने ये कह दिया कि आप उस फ्लो के किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन को स्टडी कर लो, उस फ्लो के किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को स्टडी कर लो। इस पॉइंट पे दो चीज़ें स्टडी कर लो, एक रो क्या होता है उसका डेंसिटी उस पॉइंट पे, और दूसरा वहाँ पे वेलोसिटी। अब ये रो भी नहीं बदलेगा, डेंसिटी भी नहीं बदलेगा, अगर वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है लगातार वैसे वैसे चलता जा रहा है तो ये चीज़ें नहीं बदलेगी भाई। तो उस पॉइंट पे आप फोर्स और एक्सेलरेशन को स्टडी करने के बजाय आप, या फिर मास एंड एक्सेलरेशन को स्टडी करने के बजाय आप वेलोसिटी एंड उसका डेंसिटी कंसिडर कर लो, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, उससे उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़्यादा इजी हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं ऐसी एक स्थिति की। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ। लेट सपोज ये अपना कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो है और उसमें मैंने एक छोटा सा अल्पांश जो है वो ले लिया है। ये इस ट्यूब का एक छोटा सा पार्ट है, लेट सपोज इस तरह से, ठीक है। और इसका जो विड्थ है वो dx है, और ये जो एरिया यहाँ पे है, दिस एरिया इज a, इधर कर देता हूँ, दिस इज a, ठीक है। और ये पूरा का पूरा मोशन जो है वो वन डायमेंशनल मान रहा हूँ भी, एक बार मैंने थोड़ा सा कर्वेचर इसमें बना दिया, बट आप इसको ऐसा ही मानना कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो vx है और यहाँ पे जो डेंसिटी है वो रो है, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले हम इस एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो एलिमेंट हमने माना है, सिस्टम हमारा क्या है अभी, सिस्टम में हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। उस एलिमेंट के बारे में, वॉल्यूम एलिमेंट है वो, और उस वॉल्यूम एलिमेंट के बारे में हमें ये पता है कि उसका वॉल्यूम क्या है, ये हमें पता है अभी। वॉल्यूम एलिमेंट क्या है, वो डेल वी उसको कह देता हूँ, एंड डेल वी से थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो मैं कुछ भी नहीं करता, सीधा इसको बराबर में करके कर देता हूँ a इंटू डी एक्स, क्योंकि ये इसका एरिया है, इसका डिस्टेंस है, तो a इंटू डी एक्स, आधा इंटू ऊंचाई। दूसरा अपने को क्या दे रखा है, इस वॉल्यूम एलिमेंट का वेलोसिटी दे रखा है, तो वेलोसिटी हम कह देते हैं यहाँ पे है vx, ठीक है। तीसरा हमें यहाँ पे डेंसिटी दे रखा है, तो डेंसिटी यहाँ पे है लेट सपोज रो, ठीक है। अब देखो जैसे ये हो गया तो हम इसका मास पता कर सकते हैं, इस पूरे जो भी आपका एलिमेंट है, तो इसका मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अभी कल परसों शायद अपन ने ये काम कर रखा है, तो ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया इसका, तो ये मास हो गया, ठीक है। इसको मैं m कह देता हूँ यहाँ पे, ओके देन, इतनी बात ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो अपन क्या करते हैं, ये इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे अपन फोर्स एंड वो सब कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि चल रहा है ना ये मोशन में, तो फोर्स एंड कुछ ना कुछ तो इसमें होगा ही। तो लेट्स सपोज कि इसके इस सरफेस पे एक प्रेशर लग रहा है P1 लेट्स सपोज, और इस सरफेस पे इधर की तरफ प्रेशर लग रहा है P2, क्योंकि उधर भी फ्लूइड है, इधर भी फ्लूइड है, तो उधर इसको प्रेशर लगेगा, इधर भी प्रेशर लगेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि P2 कम होगा और P1 ज़्यादा होगा, P2 कम होगा P1 ज़्यादा होगा, इसी वजह से वो आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सिस्टम तो डिफाइन हो गया। अब अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इस एलिमेंट पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं अभी,
ठीक है। और फोर्स के लिए अपन क्या कर रहे हैं, पहले अपन इधर वाली सरफेस पे फोर्स पता करें तो वो होगा P2 इंटू ए, ठीक है। और फिर इधर वाली सरफेस पे पता करेंगे तो वो होगा P1 इंटू ए, ठीक है। और जो नेट फोर्स इस पे लगेगा वो एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, इस तरह से कुछ। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से ये डिफाइन नहीं करता, एक सेकेंड। तो यहाँ मैं कहता हूँ डी एफ एक्स, छोटा सा एक एलिमेंट, वो क्या होगा देखो, वो होगा P1 ए माइनस P2 ए, क्योंकि वो माइनस होगा, वो कम है इसलिए। लेकिन इसको इस तरह से नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये डिफरेंस है। डिफरेंस हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल जब अपन करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे अपने पास एक माइनस लग जाएगा। और इस क्वांटिटी को अगर मैं डी पी ओवर डी एक्स लिख दूँ, डी पी ओवर डी एक्स लिख दूँ, तो ये अपने पास कुछ इस तरह से आएगा भाई, सॉरी, इसको इस तरह से लिख के और इसको मैं लिख दूँ डी पी, तो ये होगा डी पी इंटू ए। और इसी को मैं थोड़ा सा और चेंज करके लिख देता हूँ डी पी अपॉन डी एक्स इंटू ए डी एक्स। ये सिर्फ शो करने का तरीका है, सिर्फ शो करने का तरीका है। आप कैसे भी करो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डी पी अपॉन डी एक्स जो है, ये अपन इसको जो है, इसको इस तरह से शो कर देते हैं, डी एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, इसको शो कर देते हैं अपन एफ पी करके, माइनस हटा के, और इसको एफ पी एक्स शो कर देते हैं, एंड ए डी एक्स। अब ये एफ पी एक्स जो है ये क्या है, ये चीज़ अगर देखोगे तो ये डी एक्स है आपका, और ये इधर आएगा, इधर आएगा। पहली चीज़ तो ये माइनस को डिफाइन करते हैं भाई, क्या है माइनस, क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ डी एफ एक्स है और यहाँ पे डी पी है, ए का तो कोई रोल नहीं है इसके अंदर, तो डी एफ एक्स है, डी पी है। तो डी एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर है, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है इस तरह से, इसलिए माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, ठीक है। और इस पूरे को अपन ने एफ पी लिख दिया। तो एफ पी एक्स देखो क्या होगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एफ पी एक्स डायरेक्शन में एफ पी एक्स क्या होगा, देखो ये हो गया डी एफ एक्स और ये हो गया ए डी एक्स। तो ए डी एक्स तो हो गया वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम में फोर्स चेंजमेंट, पर यूनिट वॉल्यूम में फोर्स चेंजमेंट, चेंजमेंट इन फोर्स, चेंजमेंट इन फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम in x direction, in x direction। ठीक है भाई, ये एफ पी एक्स लिख के और हमने इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया, दिस इज फोर्स, दिस इज द फोर्स। ये इस फोर्स पे, ये फोर्स है जो इस एलिमेंट को मूव करवा रहा है, आगे की तरफ मूव करवा रहा है। तो ये तो इक्वेशन नंबर हो गई अपनी ए, लेट सपोज ए तो हम दे चुके हैं, तो इसको फर्स्ट ही दे देते हैं, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन लाते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, जो अपना न्यूटन का सीधा सीधा रटा रटा ऐसा सिद्धांत एफ इज इक्वल टू हम ये ले आते हैं। तो ये क्या कहता है अपने को कि इसके अकॉर्डिंग जो डी एफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इसकी वेलोसिटी के लिए अपन ने क्या कर रखा है, वी एक्स वेलोसिटी मानी है, तो वो होना चाहिए इसका एक्सेलरेशन डी टी, सॉरी, और इनटू इसका मास, और मास हमने क्या लिया एम, इसको पूरा ओपन करके लिख दूं तो ये होगा डी वी एक्स अपॉन डी टी, एंड मास क्या है अपने पास, रो ए डी एक्स, एंड ये इक्वेशन 2। एंड ऑब्वियसली ये दोनों इक्वेशंस के द्वारा जो कुछ भी आता है वो दोनों बराबर होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए, यहाँ थोड़ा सा ये इन एक्स डायरेक्शन, नीचे एक्स डायरेक्शन लिखा है, एक्स डायरेक्शन, in x direction by equation first and second। दोनों बराबर होने चाहिए, तो डी वी एक्स ओवर डी टी इक्वल्स टू इंटू रो ए डी एक्स इक्वल्स टू क्या है भाई ये, हाँ, एफ पी एक्स इंटू ए डी एक्स,
ठीक है। अब ADX से ADX कैंसिल आउट कर दो, तो ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई, dt इंटू रो इक्वल्स टू FPX। अब वैसे देखो जनरली यही है, आइलर इक्वेशन यही है पर्टिकुलर केस में, लेकिन यहाँ पे एक चीज को इंक्लूड किया गया, एक पॉसिबिलिटी को इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पे क्या कहा है कि इस अगर कोई अदर फोर्स और लग रहा है, इफ ए फोर्स FEX आल्सो एग्जिस्ट, ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी है। कोई और फोर्स लाइक कोई इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, कोई इंटरेक्शन फोर्स, कोई और एक फोर्स अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो उसको FEX लिख के अपन यहाँ पे इसमें एडअप कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी जब आ जाती है तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास dt एंड इज इक्वल टू FPX एंड प्लस FEX, ठीक है। एंड ये 1 डायमेंशन की है। 3 डायमेंशनल जब अपन सोल्व करेंगे इसमें, तो इसमें अपन क्या कर देंगे, जो भी ये देख लो भी, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है, कुछ लिखना विखना है, पोज करके लिख लेना। तो वो सारी चीजें मैं एक बार वापस लिख दे रहा हूँ। तो रो dvx ओवर dt इक्वल्स टू, देखो इसको अपन ने क्या माना था, ये चीज क्या थी, ये बेसिकली माइनस dp ओवर dx था वैसे, तो माइनस dp ओवर dx एंड प्लस FEX। तो अब इसको अगर मैं, ये 1 डायमेंशनल है, इसको अगर 3 डायमेंशनल लिख दूं तो यही आपकी जो है आइलर इक्वेशन होती है। तो ये आइलर इक्वेशन है x डायरेक्शन में 1 डायमेंशनल। अगर इसी तरह से y डायमेंशनल लिखूं तो वो क्या हो जाएगा भाई, dv बाई t का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा dp ओवर, अब d को अपने को बदल के कर्ली लिखना पड़ेगा भाई, तो कर्ली p ओवर कर्ली y एंड प्लस FEY, ये तो हो गया दूसरा। फिर रो dvz ओवर dt इज इक्वल टू माइनस कर्ली p ओवर कर्ली z प्लस FEZ। अब इनको क्या करें, आई केप से, जे केप से, के केप से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो सबको। जोड़ोगे तो यहाँ पे VX आई केप, VY जे केप, VZ के केप होगा, यहाँ पे कर्ली और कर्ली x आई केप, कर्ली और कर्ली y जे केप, कर्ली और कर्ली z के केप होगा, जो डेल ऑपरेटर होता है। और डेल ऑपरेटर के साथ सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रो, ये होगा V वेक्टर ओवर T, ठीक है, एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, एंड ये हो गया डेल एंड P तो डेल यहाँ पे लग रहा है तो P कांस्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, P चेंजमेंट है, कांस्टेंट होगा। और ये हो गया FE वेक्टर, तो FEX केप, FEX आई केप, FEY जे केप एंड FEZ के केप, ये आपके पास होती है आइलर इक्वेशन। यही है आइलर इक्वेशन। एंड ये जैसा मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स में नॉर्मली जब अपन मासेज के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं ना, वो उस टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन है और कुछ भी नहीं है अभी। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 1-2 चीज़ें जो स्टेप है वो अपने को ध्यान रखना है। तो उन स्टेप से ये रो और वी के टर्म में अपन इसको लिख सकते हैं। फोर्सेज का है ये क्या है, ये बाहर से एक्सटर्नल अपन लगा रहे हैं ना, ये पता रहेगा ना अपने को इधर से क्या लग रहा है, इधर से क्या लग रहा है, वो तो हम लगा रहे हैं, तभी तो वो चल रहा है। फ्लूइड चलेगा कैसे ऐसे, उसके कारण से जो चीज़ें आ रही है, वो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो जो आ रही है वो अपने को डिस्कस करनी है। तो आइलर इक्वेशन ये होती है भाई। अब देखो, अगर आपको सेंट्रल फोर्सेज का केस याद है तो सेंट्रल फोर्सेज में जब इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी तो उससे कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आया था। और मैंने ये भी कहा था कि जब कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन आती है तो मतलब उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मीनिंग है भाई, ठीक है। अब वो मीनिंग क्या है, 1 डायमेंशनल में बात करते हैं अपन। जैसे ये कर्ली पी और कर्ली एक्स है, ये आपके पास FEX है। FEX क्या है, दूसरा कोई फोर्स। दूसरे कोई फोर्स को भी हम x डायरेक्शन में डेरिवेटिव के रूप में लिख सकते हैं। हमने जब पोटेंशियल वेल पढ़ा था तो ये बात कही थी कि जो FE होता है या F जो होता है वो माइनस du/dx के बराबर होता है। FX सॉरी,
ये होता है ना, तो ये भी एक किसी न किसी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी? अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से लिख सकता हूँ, रो dvx/dt इज इक्वल टू, इसको तो लिख ही रखा है, माइनस डी रो p/dx, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगी माइनस du/dx, समथिंग, कोई पोटेंशियल एनर्जी है लेट्स सपोज। और देखो जब अपन इस तरह से बात कर रहे होते हैं ना, ये कि इसके जैसा का जैसा ये आ गया, तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी का ही एक डायमेंशन है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो ये वाली चीज़, तो ये क्या आपके पास dfx, ठीक है, और dfx आपके पास है, और ये तो क्या वॉल्यूम है, इसको वॉल्यूम को तो आप पर यूनिट वॉल्यूम के कारण से लगा रहे हो सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे जो केस है वो बेसिकली क्या है, देखो वो है आपके पास dp/dx, और ये किसके डायमेंशन के बराबर है, इस तरीके से। पर में जूल वूल वो सॉरी वो मीटर क्यूब आ रहा है, उसको भूल जाना एक बार के लिए, सिर्फ ये देखना dp/dx आ रहा है, माइनस का है, तो इसके जैसा का जैसा इक्वेशन ही तो ये है। ये डी लगा का, डी क्या चेंजमेंट है तो फोर्स है ना, तो फोर्स के जैसा मतलब P है, तो P पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ट्रीट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये, अगर आप डायमेंशन वाइज देखोगे तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी जैसी डायमेंशन होगी, और इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है ही है तो इसकी डायमेंशन तो होनी है, पर इसकी डायमेंशन भी पोटेंशियल एनर्जी जैसी होगी। और यहाँ भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये अगर चीज़ें जुड़ रही है तो मतलब क्या एक जैसी चीज़ें हैं। फिजिक्स में चीज़ें तभी जुड़ती है जब वो एक जैसी हो, उनकी डायमेंशन सेम हो। अगर आप केजी को मीटर में जोड़ोगे तो कभी नहीं जुड़ेगा वो। तो ये केस अपन लेके चलते हैं आगे, और इन दोनों में से d/dx कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा रो dvx/dt इक्वल्स टू माइनस d/dx, और यहाँ बच जाएगा p + u, जहाँ पे p जो है वो है प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी, दाब ऊर्जा, एक तरीके से इसको कह सकते हैं, प्रति एकांक आयतन दाब ऊर्जा प्रेशर एनर्जी, और ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी। पर यूनिट वॉल्यूम आएगा दोनों में, क्योंकि देखो ADX लगा हुआ है ना, वो उधर जाएगा तो पर यूनिट वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा अपन को डिफाइन करना पड़ेगा। इस dvx/dt को अपन लिख सकते हैं dvx/dx इंटू dx/dt, ये लिख सकते हैं ना अभी, पहले x के रेस्पेक्ट में, फिर x का t के रेस्पेक्ट में, और ये वेलोसिटी है बेसिकली, तो vx इंटू dvx/dt ये हो गया। और इस क्वांटिटी को, ये क्वांटिटी इसके बराबर है, इस क्वांटिटी को अपन लिख सकते हैं हाफ d/dx vx², सॉरी ये है x तो यहाँ पे, हाँ। तो इसका देखो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, 1/2 एंड 2vx एंड tvx/dx, तो 2 से 2 कट गया, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मतलब इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह भी ये लिख सकता हूँ, और इसकी जगह भी ये लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह मैं कर दूंगा इसको पुट, तो ये बनेगा रो d/dx एंड vx² हाफ में इक्वल्स टू माइनस d/dx p + u। ये वाली चीज़ देखो क्या बन जाएगी, हाफ रो vx², ये इधर आएंगे तो प्लस का p प्लस का u, और इसके साथ d/dx एंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और ये वाली चीज़ क्या है, ये है पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी। कैसे, हाफ m vx² होता है, इसमें मैं वॉल्यूम का भाग लगा दूँ तो m/v क्या होता है। इसी तरह से ये है पर यूनिट वॉल्यूम, बार बार नहीं लिख रहा मैं पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ये है प्रेशर एनर्जी,
और इसी तरह से ये है पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी। और ये है क्या सब, इनका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन इज इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कभी टी के रेस्पेक्ट में होता है, कभी एक्स के रेस्पेक्ट में होता है, यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी पोजीशन पे, किसी भी इस पूरे ड्यूरेशन में किसी भी पोजीशन में इसमें पर यूनिट वॉल्यूम में काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है भाई, कांस्टेंट होती है। एनर्जी कंजर्वेशन है ये। तो जो आपका ये आयलर इक्वेशन है, ये एनर्जी कंजर्वेशन का ही दूसरा फॉर्म है। ये आयलर इक्वेशन हो गया। अभी देखो इस यूनिट में बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं भाई। थोड़ा सा तुम लोग अगर एक्सेलरेट करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट वाली चीज़ नहीं। ये एक डिफ़िकल्ट चीज़ थी, मैंने करवा दी। अब थोड़े जो इजी से पार्ट है ना, वो करने की कोशिश करना। एक छोटा सा वीडियो मैं आगे और बना रहा हूँ जिसमें बर्नौली इक्वेशन हुई, आगे जो मतलब विस्कोसिटी क्या है वो, और 2-3 चीज़ें जो आगे है उनको मैं शॉर्ट में इंट्रो करके और वो आप पे छोड़ूंगा। तो थोड़ा सा आप देखना, जो भी चीज़ें आएंगी मंडे को अपन डिस्कस करेंगे। पहले वाला जो एक बाकी बच रहा है वो, और इसमें जो भी बच रहा है वो अपन मंडे को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो ये वीडियो है, ये तो आज का हो गया एक तरीके से मान लो, और कल एक बाकी रह रहा है। तो मैं अभी वो इंट्रो एक आगे दे दूंगा आपको, 15-20 मिनट के अंदर मैं 4-5 चीज़ें उसमें बता दूंगा आपको। उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो आप बुक में देखेंगे, ठीक है। एंड देन कुछ जो बच जाएगा वो, और जो पीछे आपको छोड़ रखा वो अपन मंडे को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।